इवनिंग सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, 7वें टेस्ट सीरीज के 11वें प्रश्न पत्र की व्याख्या के लिए मैं आपके बीच में उपस्थित हो चुका हूं। यह टेस्ट पिछले रविवार को संयुक्त टेस्ट के रूप में भी आयोजित किया गया था। तो उस टेस्ट में नागरिक शास्त्र सेक्शन में जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों की व्याख्या आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आज के इस अभ्यास में कुल 60 प्रश्न हमारे बीच होंगे और ये सभी के सभी प्रश्न एलटी ग्रेड की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए रखे गए हैं। तो इन प्रश्नों को देखते हैं, इन प्रश्नों को समझते हैं, इनके आंसर्स को जानते हैं। मित्रों, जो हमने पहला प्रश्न रखा था वो ये कि भारत के संविधान में राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? 1963 में, 1976 में, 1967 में या 1962 में? आपको एक चीज बता दें साथियों कि संविधान के भाग 17 में राजभाषा के बारे में प्रावधान किया गया है। भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में राजभाषा के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 343 में यह कहा गया है कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी, लेकिन अनुच्छेद 343(3) में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी शासकीय कार्यों की भाषा के रूप में मान्य किया गया है। अर्थात हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग होता रहेगा अगले 15 वर्षों तक। अब अगले 15 वर्षों के बाद भी अंग्रेजी को राजकीय कार्यों की भाषा के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। यह प्रावधान भी यहाँ पर किया गया है, लेकिन ऐसा किया जाएगा संसद द्वारा बनाए गए विधि से, संसद द्वारा बनाए गए कानून से। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए 1963 में, चूंकि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, 1965 में 15 वर्षों की यह जो अवधि थी यह पूरी हो रही थी। दक्षिण भारत के राज्य, विशेषकर हम बात करें तो गैर हिंदी भाषी जो प्रांत है हमारे भारत के, वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेजी के प्रयोग को हटा दिया जाए और राजभाषा के रूप में केवल हिंदी के प्रयोग को ही अनुमन्य किया जाए। इसलिए गैर हिंदी भाषी राज्यों का दबाव भी बढ़ रहा था कि अंग्रेजी को भी हिंदी के साथ साथ राजभाषा के रूप में अंग्रेजी का जो प्रयोग है वो चलते रहना चाहिए। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 1963 में संसद के द्वारा राजभाषा अधिनियम पारित किया गया, जिसमें यह कहा गया कि आगे के वर्षों में भी हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग संघ के राजकीय कार्यों की भाषा के रूप में होता रहेगा। यह कहा गया 1963 के राजभाषा संशोधन अधिनियम के द्वारा। यहाँ पर एक और आपको बात बता दें कि 1967 में संसद ने 1967 में राजभाषा संशोधन अधिनियम पारित किया, जिसके अंतर्गत यह प्रावधान कर दिया गया कि जब तक एक भी गैर हिंदी भाषी राज्य, यानी जिन राज्यों ने हिंदी को अपने राज्य में राजकीय भाषा नहीं बनाया है, ऐसा एक भी राज्य अगर चाहेगा कि हिंदी का प्रयोग हिंदी के प्रयोग के साथ साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग चलता रहे तो वह चलता रहेगा। अर्थात सभी गैर हिंदी भाषी राज्यों को के विधानमंडलों को प्रस्ताव पारित करके अपनी अनुमति देनी होगी कि नहीं, अब हम अंग्रेजी का प्रयोग नहीं चाहते हैं, तब जाकर के अंग्रेजी के प्रयोग को समाप्त किया जा सकेगा। तो 1967 के बाद तो अभी ऐसा प्रावधान हो गया कि अंग्रेजी का प्रयोग शायद कभी भी न भारत में समाप्त हो और हिंदी की एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि सौतेली भाषा के रूप में, संघ की राजभाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग भी अनंत काल तक शायद चलता रहे। तो यह प्रावधान है। यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है मित्रों, वो सही उत्तर है ए। देखते हैं दूसरा सवाल। निम्नलिखित में से कौन राजधर्म के सिद्धांत का प्रतिपादक है? राजधर्म के सिद्धांत का प्रतिपादक इनमें से कौन है, ये सवाल पूछा गया है। साथियों, आपको बता दूं कि मनु जो है वो राजधर्म के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। कौटिल्य राजकौशल के प्रतिपादक हैं। कौटिल्य राजकौशल के प्रतिपादक हैं कि किस प्रकार से एक राज्य की शासन व्यवस्था चलाई जाए जिसमें कि जनता की समृद्धि बढ़े, उनका योगक्षेम बढ़े और समाज में शांति और व्यवस्था स्थापित रहे, न्याय रहे, लोगों की सुरक्षा रहे। इस पर फोकस किया है कौटिल्य ने। लेकिन मनु ने मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राजधर्म के बारे में विस्तार के साथ चर्चा की है। मनु कहते हैं कि राजा का यह धर्म है कि वह धर्म की रक्षा करे, प्रजा की सुरक्षा करे, यानी प्रजा का पालन करे और न्याय का कार्य करे। तो राजधर्म का प्रतिपादक मनु है, कौटिल्य या नारद या आचार्य शुक्र नहीं है। सही उत्तर यहाँ पर होगा बी।
तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किया है? अच्छा सवाल है, इनमें से कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसका गठन डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा नहीं किया गया है? तो साथियों, भारतीय रिपब्लिकन पार्टी डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा बनाई गई पार्टी तो नहीं इसको कह सकते, लेकिन 1956 में डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु के बाद यह पार्टी गठित हुई थी। डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर आधारित उनके कुछ अनुयायियों ने इस पार्टी का गठन किया। ख्याल पहले अंबेडकर साहब को ही आया था इस पार्टी के गठन के लिए, लेकिन तब तक उनकी मृत्यु हो गई 1956 में। उसके बाद उनके अनुयायियों के द्वारा इस पार्टी का गठन किया गया। एक अन्य पार्टी यहाँ पर दिया है स्वतंत्र लेबर पार्टी। यह डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा स्थापित पहली राजनीतिक पार्टी थी जिसका गठन 1936 में हुआ था। और एक अन्य जो पार्टी है शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ये 1942 में डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा गठित की गई थी। लेकिन दलित शोषित समाज संघर्ष समिति नाम की कोई पार्टी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा नहीं गठित की गई थी। सही उत्तर इस प्रश्न का है डी। तीसरे का डी उत्तर। चौथा सवाल देखेंगे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राजा के प्रमुख गुण कौन से होने चाहिए? कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें राजा का प्रमुख गुण इनमें से क्या बताया गया है? उदारता और शक्ति, न्याय और विवेक, क्रोध और भक्ति, केवल बुद्धिमत्ता। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, न्याय और विवेक पर कौटिल्य ने बहुत अधिक बल दिया है। अपने अर्थशास्त्र में राजा के गुणों की चर्चा कौटिल्य के द्वारा की गई है। सबसे पहली बात है कि राजा को बुद्धिमान होना चाहिए, विवेकशील होना चाहिए और न्याय को बड़ा महत्वपूर्ण स्थान देते हैं कौटिल्य राजा के कर्तव्यों के अंतर्गत। तो यहाँ पर बी उत्तर सही चौथे का। पांचवा सवाल अब हम लोग देखते हैं। पांचवा सवाल है कि निम्नांकित में से किसका यह मानना है कि मतदान एक जन आस्था है जो जनता की आंखों के सामने और उनकी आलोचना के सामने होना चाहिए? साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, जॉन स्टुअर्ट मिल। जहां जॉन स्टुअर्ट मिल के गुरु जेरेमी बेंथम ने गुप्त मतदान का समर्थन किया, वहीं जेएस मिल ने खुले मतदान का समर्थन किया। जेएस मिल का मानना है कि मतदान एक जन आस्था का विषय है। मतदान कोई चोरी और कोई ऐसा कोई खराब काम, कोई दुष्कर्म तो है नहीं। ये तो बड़े गौरव की बात है, बड़े सम्मान की चीज़ है एक मतदाता के लिए। और मतदान के जरिए ही एक समाज के, एक देश के, एक राष्ट्र के भविष्य का फैसला होता है, सत्ता का निर्धारण होता है। इसे गुप्त तरीके से क्यों दिया जाए? मतदान खुल करके होना चाहिए, यानी खुला मतदान होना चाहिए, जनता और नेताओं की आंखों के सामने होना चाहिए और आलोचना के सामने होना चाहिए। दिखा कर देना चाहिए कि हाँ मैं इसे वोट दे रहा हूँ, इसे नहीं दे रहा हूँ तो क्यों नहीं दे रहा हूँ। ये बिल्कुल ओपन होना चाहिए। तो जेएस मिल ने इस प्रकार से खुले मतदान का समर्थन किया। जेएस मिल सही उत्तर है बी। छठा सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा के एकमेव अधिकार है? एकमेव का मतलब एक्सक्लूसिव पावर है, जिसे केवल लोकसभा ही कर सकती है, राज्यसभा नहीं। मतलब यह है लोकसभा का एकमात्र अधिकार इनमें से कौन सा है? धन विधेयक का प्रस्तुतिकरण। ये लोकसभा का एकमेव अधिकार है, क्योंकि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं किया जा सकते। आपातकाल की घोषणा की पुष्टि संसद के दोनों सदनों के द्वारा की जाती है। ये लोकसभा का एकमात्र अधिकार नहीं होगा। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा के द्वारा ही लाया जा सकता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति ही प्रत्यक्ष तौर पर उत्तरदायी बनाई गई है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव दोनों सदनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है, इसलिए ये बात भी गलत है। यहाँ पर ये लोकसभा का एकमेव अधिकार नहीं है। तो सही उत्तर इस प्रश्न का है ए और सी। ए और सी यानी कि हमारा ऑप्शन सही है यहाँ पर बी। तो यहाँ बी वाला उत्तर बच्चों सही है। हम लोग देखते हैं सातवां प्रश्न। गांधी की अहिंसा और सविनय अवज्ञा की विचारधारा किस किस शिक्षाओं से काफी प्रभावित थी? गांधी जी की अहिंसा और सविनय अवज्ञा यानी गांधी जी के विचारों में सविनय अवज्ञा का, नॉन वायलेंस का, अहिंसा का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। गांधी जी के विचारों पर बहुत सारे भारतीय विचारकों और धर्म ग्रंथों का प्रभाव दिखाई देता है। साथ ही साथ कुछ पश्चिमी विचारकों का भी प्रभाव गांधी जी के विचारों पर स्पष्ट तौर पर पड़ा था। इन पश्चिमी विचारकों में पहला नाम है जॉन रस्किन। जॉन रस्किन से गांधी जी ने सर्वोदय और श्रम के महत्व के बारे में जो विचार हैं उनके, उन विचारों को ग्रहण किया था। दूसरे विचारक हैं लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय के समान गांधी जी भी अराजकतावादी हैं, यानी टॉल्स्टॉय।
दार्शनिक अराजकतावादियों की श्रेणी में, नैतिक अराजकतावादियों की श्रेणी में आते हैं और गांधी जी भी आते हैं। अराजकतावादी विचार गांधी जी ने टॉल्स्टॉय से ग्रहण किए थे, लेकिन यहाँ दिया अहिंसा और सविनय अवज्ञा, यह विचार गांधी जी ने पश्चिमी विचारक हेनरी डेविड थोरो से लिया था। थोरो की एक पुस्तक है एसेज ऑन सिविल डिसोबीडियंस, और इस पुस्तक का अध्ययन किया गांधी जी ने, उसका प्रभाव पड़ा। तो खास करके ये सविनय अवज्ञा का जो विचार है और अहिंसा के बारे में भी जो विचार हैं गांधी जी के, वो थोरो से प्रभावित दिखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों सही उत्तर है हमारा डी। 8वां सवाल देखते हैं, 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए विषय दिए गए हैं और इन विषयों की संख्या 29 है, 29 है। इन विषयों में पेयजल है, इन विषयों में गरीबी उन्मूलन है, इन विषयों में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत भी है, लेकिन वधशालाओं और चर्मशालाओं का नियमन ये उन 29 विषयों में शामिल नहीं है, ये नहीं है यहाँ पर। तो 8वें प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर है वो बी। 9वां सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान की देन है। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की देन है। साथियों, आपको बता दें कि यह जो प्रश्न है, इस प्रश्न का संबंध संविधान के अनुच्छेद 28 से है। अनुच्छेद 28 का आप अध्ययन करना, तब जाकर के प्रश्न आपको क्लियर होगा, लेकिन मैं यहाँ आपको बताते रहा हूँ। अनुच्छेद 28 में यह प्रावधान किया गया है कि निजी शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं प्रदान की जा सकती है, ये गलत है। अनुच्छेद 28 कहता है कि निजी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है, लेकिन धार्मिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। निजी शिक्षण संस्था में अगर कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान की जाती है तो उसमें उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, और उपस्थिति के लिए, धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति के लिए बच्चे का, अगर वो 18 वर्ष से अधिक आयु का है तो उसकी सहमति चाहिए, उसके कंसेंट से ही उसको धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, या अगर वो अवयस्क है तो उसके गार्जियन की संस्तुति चाहिए उस पर, तब ये हो सकेगा। तो ये तो सही नहीं है। इसी प्रकार से ये भी सही नहीं है कि निजी धार्मिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति अनिवार्य है, अनिवार्य बिल्कुल नहीं है। सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है, नहीं। अनुच्छेद 28 में सरकारी जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यह प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है बच्चों बी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी